वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, आज हम लोग एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइनर, अनसाउंड माइंड। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट, ठीक है, टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये वाले टॉपिक्स आज इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वो वाले लेक्चर भी पूरे कर सकते हैं। ओके, सो हु इज अ माइनर? माइनर कौन है? चलो आओ समझाते हैं। एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ बिलो 18, एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ बिलो 18, जो 18 साल से कम है वो एक माइनर कहलाता है। और माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ऐसा एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि माइनर के अंदर इतनी अक्ल नहीं होती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, है ना, जिससे आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। क्या करने का? सबसे पहले एक बढ़िया सा बिजनेस खोलने का। ठीक है, बढ़िया बिजनेस खोलो धड़ाधड़, उसके अंदर काफ़ी लोगों से फॉर एग्जांपल के तौर पे उधार पे ले लो खूब सारा अमाउंट, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। ठीक है, फिर उनको बोल दो नहीं चुकाऊंगा, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले, नहीं चुकाऊंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा तेरे को, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब ऐसे केस में आपको धमकी देगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, चला जा, पहली फुर्सत में निकल चल, ऐसा बोलने का, उसको डायरिंग से बोलने का एकदम। तो फिर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा सर हमारा पैसा नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तुम कोर्ट में जाने का बोलने का, जज साहब 17.5 साल। जज साहब बोलेंगे प्रभु प्लीज़ आप लोग जाइए और तुम लोग ये वापस अगली बार मुंह दिखाना मत, चल निकल यहाँ पे। क्योंकि कोर्ट ऐसा मानता है तुमने माइनर के साथ अगर कांटेक्ट किया है तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। माइनर के साथ आपको कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कांटेक्ट शुरुआत से वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दैट मीन्स बोथ द पर्सन कैनॉट स्यू। सीधी गणित है, माइनर तो स्यू करने से रहा, जो अडल्ट है वही करेगा, अडल्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मानी जाएगी अडल्ट की गलती कि तुमको माइनर के साथ कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ था, कौन से केस में डिसाइड हुआ था? तो इसका लीडिंग केस लो है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मिस्टर धर्मोदास ने, माइनर जो थे, उन्होंने अपना घर गिरवी रखवाया 20,000 रुपये के लिए। ठीक है, 20,000 रुपये में मनी लेंडर से। हाउएवर मनी लेंडर ने उसको सिर्फ 5,000 रुपये ही दिए। उसने घर कितने का दे दिया? 20,000 का गिरवी। मनी लेंडर ने दिए उसको मात्र 8,000 रुपये। सब्सिक्वेंटली माइनर ने केस फाइल किया कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। पता चला ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड था। तो माइनर इज नॉट लायबल टू पे अ सिंगल अमाउंट टू द मनी लेंडर। ना तो उसका घर गया, ना उसको पैसे चुकाने पड़े, क्योंकि गलती किसकी? सामने वाले की, मोहिरी बीबी की। क्यों? तुमने क्यों मुझे पैसे दिए, तुमने क्यों मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो इसलिए तुमने मेरे साथ किया, मैं तो माइनर हूँ। ऐसा माइनर बोल के छूट जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मतलब इवन आप मेजर भी बन गए तो उसको जो वॉइड था उसका वैलिड नहीं ठहरा सकते। भले तुम 17 साल के थे तब तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, तुम आज 18 के हो गए हो तो आज के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो जो पहले हो गए वो तो वॉइड ही है। जो जो पहले हो गए वो तो वॉइड ही है। अ माइनर cannot ratify the agreement on attaining the majority as the original agreement is void ab initio। माइनर कभी भी अपने एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है, मतलब वापस सही नहीं ठहरा सकता, बिकॉज द ओरिजिनल एग्रीमेंट जो उसने किया था वो शुरुआत से वॉइड अब इनिशियो था, एंड वॉइड एग्रीमेंट को कभी रेटिफाई वापस नहीं हो सकता। मतलब एक बार गलत तो गलत ही है वो। माइनर अपने फायदे के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बेंटर हो सकता है, नुकसान में बोल देगा भैया मेरा नुकसान है, मैं तो नुकसान में जवाबदार नहीं हूँ। माइनर वैसे तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन माइनर का अगर फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ में तो बोलेगा यस आई कैन एक्सेप्ट, फ़ायदा चलता है मेरे को, फ़ायदे के लिए मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो माइनर को चॉकलेट दे रहे हो, दे सकते हो, कोई मना थोड़ी करेगा। माइनर से चॉकलेट ले नहीं सकते, दे सकते हो उसको, है ना। माइनर कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है वैसे तो, बट बन सकता है अगर सारे ही पार्टनर की कंसेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब नफ़ा होगा तभी। दैट मीन्स वेन एवर ही विल हैव प्रॉफिट, ओनली इन दोज केसेस ही विल बी एबल टू बिकम अ पार्टनर।
अनलेस जब तक उसको नुकसान हो रहा है बोलेगा मैं पार्टनर ही नहीं हूं, फायदा रहा है मैं ही पार्टनर हूं रे, मैं ही हूं, और कौन है। एग्जाम्पल, अ मॉर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ ए माइनर, हेल्ड ही कैन गेट ए डेक्री फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज। मतलब कोई मॉर्गेज है जो माइनर के फेवर में थी, मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा था, तो बोल देगा भाई फायदा मिल रहा है मेरे को, दाओ मेरे को दे दो ये। नुकसान हो रहा होगा उसको, पेबल की बारी आएगी, बोले मैं तो माइनर हूँ यार, मेरी गलती थोड़ी है। फायदा मिल रहा हो तो इवन उसमें ताकत है कि वो एनफोर्स करवा सकता है, लाओ भाई मॉर्गेज दे दो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो। नुकसान होगा तो बोलेगा मैं तो भी छोटा हूँ ना यार, मेरे में इतनी अक्ल थोड़ी है, मतलब चिद भी मेरी पट भी मेरा, फायदा मेरा ही मेरा है, नुकसान मेरा कुछ भी नहीं है। तुम बेवकूफ़ हो अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो, ऐसा माइनर तुमको मन ही मन कहता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका मतलब क्या है, माइनर दुनिया के सामने बच्चा बना रह सकता है जब तक माइनर है, वो ऐसे चिल्ला सकता है, ए बच्चा है माफ कर दे रे भाई, बच्चा है माफ कर दे रे भाई, बच्चा है माफ कर दे रहे, ऐसे चिल्ला सकता है। इवन उसको बच्चा नहीं माने तो वो चिल्ला चिल्ला के मनवा सकता है कि मैं बच्चा हूँ। माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का झांसा दे सकता है कि भाई अपन तो बच्चा है रे, अपन साइन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अपना बेनिफिट होगा तो बेनिफिट में तो भाई छोटा हूँ यार, दे दो ना थोड़ा सा। मतलब बहुत होशियार है माइनर, बट लॉ की नज़र में वो एक बेवकूफ़ है। लॉ की नज़र में, रियल में तो माइनर बहुत होशियार है, लॉ की नज़र में वो ऐसा माना जाता है कि उसमें बेचारे में अक्ल नहीं है तो उसको फ़ायदा ही दो, नुकसान मत करो बेचारे का। द लॉ प्रिवेंट्स ए माइनर फ्रॉम बीइंग रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फ्रॉम बीइंग लायबल, बट इट डज नॉट स्टॉप देम फ्रॉम बेनिफिटिंग। उसको बेनिफिट हो रहा होगा, मना कर देगा, बोले बेनिफिट तो दे ही देने का मेरे को, लाओ केस वेस भाड़ में गया, बेनिफिट दे दो। नुकसान, बोले नुकसान मेरे को नहीं चाहिए, मैं नुकसान की बात ही नहीं करता। तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो अपनी गुहार लगा सकता है कि मैं बच्चा हूँ। माइनर, वो तो बोला ना अभी तुमको जस्ट अभी कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट बन सकता है जब सारे के सारे पार्टनर क्या देते हैं, कंसेंट देते हैं, हाँ भाई हम देने तैयार हैं, हमें चलेगा। लेकिन किस में वो माइनर है, किस में वो लायबल है, सिर्फ प्रॉफिट्स में। लॉसेज होगा तो बोले सॉरी आई एम स्मॉल राइट नाउ, आई विल नॉट बियर द लॉसेस, ठीक है। माइनर कभी भी बिजनेस फर्म में पार्टनर वैसे तो बन नहीं सकता है। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स लॉसेस और डेट्स। However, minor can be admitted as a partner but only for the benefits of the firm. In that case, you will have to take the consent of all the partners. सारे ही पार्टनर की कंसेंट लेना पड़ेगा। This means they can share in the profits without being personally liable for the losses. अब आता है सेक्शन नंबर 68। ये लिखा हुआ है कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी एक माइनर वैसे भी बहुत ट्रेंड में चल ही रहा है, तुम देख ही रहे हो रोज, है ना। एक माइनर आईपीएल में बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी, दे धड़ाड़ तो खड़े खड़े सबके धुआं निकाल देता है वो। तो वो माइनर है। अब वो कहते हैं ना, माइनर बड़ा होशियार होता है, वो कहता है छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे, ठीक है। तो माइनर कहता है कि भाई बेनिफिट होगा तो मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ, मेरे को पैसा दे दो, ठीक है। और जब नुकसान होगा तो बोलेगा अरे यार मैं छोटा बच्चा हूँ अभी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। तो माइनर इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अब ध्यान से सुनना। माइनर को वैसे तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अपवाद है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि माइनर को अगर आपने नेसेसरी असेंशियल आइटम, इंपॉर्टेंट आइटम सप्लाई करे हैं तो इवन माइनर विल बी हेल्ड लायबल। नेसेसरी क्या होता है? रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ। रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ, ये नेसेसरी के अंदर आता है। तो माइनर विल बी हेल्ड लायबल, बट माइनर विल पर्सनली विल नॉट बी लायबल। उसकी एस्टेट लायबल, एस्टेट मतलब उसके नाम पे कोई एसेट वैसेट है तो। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं है कोई भी चीज़ का पेमेंट करने के लिए। आप उसके जेब में से यह पैसा दे दे, नहीं होगा।
लेकिन माइनर की एस्टेट, एस्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लायबल है पेमेंट के लिए, तुम उससे पेमेंट रिकवर करवा सकते हो, लेकिन 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 तभी करवा सकते हो जब उसको नेसेसरी सप्लाई करिए। तुम क्या करिए? क्या होता है नेसेसरी? मकान नहीं, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी से आप पैसा निकलवा के अपना हिस्सा ले सकते हो, रिइंबर्समेंट ले सकते हो, लेकिन नेसेसरीज, तुमने माइनर को 5 करोड़ की घड़ी दिलवाई, नहीं ले सकते, दिस वॉज नॉट नेसेसरी। द सेलर कैन ओनली क्लेम द रिजनेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड ओनली अप टू द अमाउंट अवेलेबल इन द माइनर्स असेट। मतलब समझ, माइनर के पास असेट्स थी 5 करोड़ की, तूने खर्चा करा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 का, तो तुम 20,000 ही रिकवर करवा सकते हो। माइनर की असेट्स थी लेट से 50,000 की, तुम्हारा सब खर्चा पानी सब नेसेसरीज का खर्चा मिला के हो गया 80,000 का, तो क्या माइनर को बेचोगे? बाकी का पेमेंट कहाँ से आएगा? भूल जाने का। उसके 50,000 की एस्टेट थी, तुम 50,000 तक रिकवर कर सकते हो, तो बाकी का सर 30,000 वो भूल गए, तुम डूब गया हो तुम्हारा। माइनर सिर्फ और सिर्फ अपनी असेट्स तक का ही जिम्मेदार है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेसेसरीज का, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिजनेबल अमाउंट का ही। अबे सर रिजनेबल क्या होता है? सर रिजनेबल क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे ये माइनर है, मुझे पता है इसके पापा अरबपति है, मैंने कहा इसको अगर खाना खिलाऊंगा तो पैसा तो आ ही जाएगा मेरे पास। मैंने इसको 5 स्टार में 5 लाख रुपए का खाना खिला दिया और ये खा भी गया, ठीक है, ये हाउदरा है, ये खा भी गया, पूरा का पूरा 5 लाख का खाना खा गया, चलेगा? 5 लाख रुपए रिकवर कर सकते हो उसके पापा से या इसके एस्टेट से? रिजनेबल वैल्यू। 5 लाख का तुमने खाना खिलाया तो वो थोड़ी होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल सर, हम लोग बुर्ज अल अरब में गए, दुबई, इसको खाना खिलाने लेके गया मैं, वहाँ पे इतनी सी चाय गोल्ड प्लेटेड आती है, पूरी गोल्ड प्लेटेड टी, कॉफ़ी मिलता है मस्त एकदम। तो वहाँ पे तुमने वो कॉफ़ी पिलाई भाई को, वो कॉफ़ी 2 लाख रुपए की थी। बोले सर भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो दुबई चल के खाना खिला के लाता हूँ। दिस वॉज नॉट रिजनेबल, यू कैन नॉट हेल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसकी नेसेसरीज सिर्फ और सिर्फ रिजनेबल वैल्यू होती है। रिजनेबल मतलब एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जितना हो सकता था, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे हो जाता तो भी चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं चलेगा। कहे तुम्हारे पैसे डूब गए, समझ लो, अगर तुमने उसके ऊपर ये खर्चा किया है। बोले सर हमने तो खाना ही खिलाया था। अरे खाना खिलाया था, नॉर्मल में खिलाता तू, दुबई ले जाके बुर्ज अल अरब में खिलाना जरूरी था क्या तेरे को? वर्ल्ड्स ओनली 7 स्टार होटल है वो, वर्ल्ड्स ओनली 7 स्टार होटल, ओनली। 2 कंडीशंस टू क्लेम पेमेंट, वो तो मैंने बोला ही नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ रिजनेबली नेसेसरी होना चाहिए। उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी वो चीज़ है फिर भी तुम दिला रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, फिर नहीं मिलेगा। कपड़े ऑलरेडी भर भर के पड़े थे, तुमने आ रहे हो तो और खरीद लेना यार, क्या है? दैट वाज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जीवन जरूरियात, ठीक है। क्या हो सकता है? जो चीज़ें जीवन के लिए जरूरी, जैसे एजुकेशन हो गया, फ्यूनरल सेरेमनीज हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चले गए उसके, तो बेचारे का तुमने खर्चा पानी उठाया, बेचारे का थोड़ा बहुत तो वो भी चलता है, ठीक है। अब ये स्टेटस मैटर्स क्या होता है? माइनर की लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर वन पर्सन माइट बी लग्जरी फॉर अनदर। ये माइनर है, मुकेश अंबानी का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एसी सी नेसेसिटी है, एसी लगाना। मैंने मेरे घर पे एसी लगा इसके लिए सिर्फ कि बेचारे को एसी में बिना ये बीमार पड़ जाएगा, तो इसके लिए नेसेसिटी है। एक मेरे जैसे आम इंसान, गरीब आदमी, उसके लिए वो नेसेसिटी नहीं, वो एक लग्जरी है। इसको मेरे को कैब में ही घुमाना पड़ा क्योंकि ये करोड़पति का बाप का बेटा है, इसको मेरे को कैब में ही घुमाना, कैब में मेरे 2-4 हज़ार रुपये लग गए। बोले सर आप रिक्शे पे भी तो घुमा सकते थे, पैदल भी चलवा सकते। अरे भाई वो बीमार पड़ जाएगा, उसने कभी देखा ही नहीं है, तो इसके लिए वो नेसेसिटी है। समझना, नेसेसिटी की जो परिभाषा है वो चेंज होती है, डिपेंड करता है माइनर की लाइफस्टाइल कैसा है। करोड़पति बाप का बच्चा है तो उसके लिए वो नेसेसिटी है, हमारे जैसों के लिए वो लग्जरी है, ठीक है। तो वो चीज़ है। आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बुर्ज अल अरब में भाई को खाना खिलाया, वो नेसेसिटी कितना भी हो जाए तो भी नहीं है। एक अच्छे होटल में खिला देते तो समझ में भी आता वो नेसेसिटी है।
बोले सर मैंने सड़क पे खिला दिया उसको, वो दैट इज़ नॉट, क्योंकि वो भाई वो खराब बीमार पड़ जाएगा। पता है आपको जो मजबूत कौन होता है? मजबूत वो होता है जो हर एनवायरनमेंट में रह चुका है। ठीक है, हर एनवायरनमेंट में। एक अमीर व्यक्ति जो पूरे दिन एसी में बैठा है, यहाँ से निकलता है वहाँ पे, जिसने कभी ज़िंदगी में धूल ही नहीं देखी है, वो जब इंसान धूल में जाता है वो उसको बेचारे को अस्थमा हो जाएगा। वो नेसेसिटी उसके लिए नॉर्मल गाड़ी एसी वाली। तो इसलिए एकदम जीवन में एकदम टफ रहने का वही चीज़ है। श्रुति एक माइनर, उसने लैपटॉप खरीदा 70,000 अपनी क्लासेस का क्रेडिट पे। हाउएवर उसकी असेट्स जो थी वो मात्र 20,000 की थी। तो जो उसको बेच रहा है उधार पे वो बेवकूफ़ है। पहले चेक तो करना चाहिए इसके एसेट्स कितने रुपए की है। अब एसेट्स अगर 20,000 की है तो वो लैपटॉप के प्रति पैसा भी कितना रिकवर कर सकता है? मात्र 20,000 रुपये, 70,000 नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, तो जनरली माइनर का एग्रीमेंट तो वॉइड होता है, बट गार्डियन का वैलिड होता है। गार्डियन ने अगर माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके भले के लिए तो वैलिड है। गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके भले के लिए तो वैलिड है। गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के बिहाफ पर खुद के भले के लिए तो वैलिड नहीं है। मतलब बहुत होशियार है गार्डियन। उसने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदी माइनर के नाम पर, खुद साइन कर दिए, फिर बोले पेमेंट नहीं चुकाऊंगा। तो किसका नाम फंसाया उसने? माइनर का, क्योंकि उसको पता है माइनर तो जवाबदार नहीं है। तो यहां पर उसने फायदा अपना उठाया तो वो जवाबदार है, अपना उठाया तो जवाबदार है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को गार्डियन के तौर पर अपॉइंट किया कि भाई खरीद इसके नाम पर असेट, तो वैलिड है वो। जनरली माइनर के नाम पर आप असेट खरीद नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है गार्डियन अपने बेनिफिट के लिए खरीद रहा है। लेकिन कोर्ट ने बोला भाई कर, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर क्या ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? तो कोर्ट अगर बोल देवे कि भाई ये सर्टिफाइड गार्डियन है माइनर के बिहाफ पर, कोर्ट की अथॉरिटी है कि माइनर के बिहाफ पर ये बेच मारे एसेट्स, माइनर के बिहाफ पर खरीद डाले एसेट्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड ही होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है। तुम्हारे नाम पर 10 लाख करोड़ की जमीन थी, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे नाम की जमीन बेच मारी। तुम्हारे दादाजी तुमको 10 करोड़ की जमीन देके गए, तुम्हारे नाम पर करके गए थे, तो जमीन किसकी? तुम्हारी है। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद के फायदे लिए क्या किया? तुम्हारा नाम तुम तो बेच नहीं सकते, तुम्हारे नाम से खुद ने साइन कर दिया और बेच मारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, वो तुम्हारे नाम पर थे, तुम ही रख सकते हो उसका फायदा। लेकिन कोर्ट ने ही बोला है कि वे कर सकते हो, तो फिर कर सकते हो, फिर क्या बात है। माइनर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, क्योंकि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट आपने किया वो वॉइड है। जब वॉइड ही है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बारी कहाँ आती है? जब चीज़ ही वॉइड है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बारी आती कहाँ है मेरे भाई? व्हाट इज दिस सर? ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये माइनर है, माइनर भाई हमको बोले सर हमको थोड़ा वो करवाने का है। माइनर हमको बोले सर वो थोड़ा हमको क्या बोलते हैं वो करने का है, सिंगिंग विंगिंग करने का। आपकी तरफ सिंगिंग चीज है। अभी अभी वो वैभव सूर्यवंशी चल रहा है, बढ़िया था नाटक। वैभव सूर्यवंशी नाम सुना है तुम लोगों ने? देखा है उसको? क्रिकेट बढ़िया खेलता है एकदम टकाटक, 15 साल का बच्चा है, दे धड़ाधड़ सबको ठोक देता है। वैभव सूर्यवंशी ने मान लो राजस्थान रॉयल से 1 करोड़ रुपए ले ली कि मैं हर मैच में खेलूंगा। फिर 2 मैच बाद बोलते मेरे को नहीं खेलना है, जाओ मेरे को नहीं खेलना। तो क्या राजस्थान रॉयल्स लीगल केस ठोक कर वैभव सूर्यवंशी को कंपलसरी खिलवा सकता है हर मैच में? तो भी कि तूने पैसा लिया 1 करोड़ रुपए, खेलना ही पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो माइनर के साथ किया है, और माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे नहीं करवा सकते, क्योंकि वैलिड ही नहीं है। तो सर वो खेल रहा है तो खेल रहा है, वो उसकी मर्जी है, वो खेल रहा है वो उसकी मर्जी है, वो नहीं खेले तो तुम उसका कुछ कर नहीं सकते। पैसे भी दिए, पैसा भी ले सकता है, मना थोड़ी है, ले भी सकता है। लेने के बावजूद भी नहीं करे तो तुम कुछ कर नहीं सकते उसका,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ माइनर इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। हाउएवर सीधी गणित है, उन्होंने माइनर के साथ कॉन्टैक्ट किया ही नहीं होगा, वो भी इतने पागल नहीं है, उन्होंने माइनर के बेनिफिट के लिए उनके पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट किया होगा, तो पेरेंट्स ने साइन किया होगा, गारंटी है। नो इन आप माइनर सॉल्वेंट ही नहीं है, बोले माइनर देवालिया हो ही नहीं सकता। अबे देवालिया क्या, वो सॉल्वेंट ही नहीं, देवालिया क्या होगा? वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, जब वो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता तो वो दिवालिया कहाँ से बैठेगा? वो तो होगा ही नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं चुकाने को। अबे वो उसके पास कमाने को पैसा नहीं, चुकाने की बात कहाँ से आएगी? तो इंसॉल्वेंट होगा ही नहीं। पार्टनर, वो तो मैंने बोल ही दिया, कहानी खत्म हो गई उसमें। माइनर क्या एजेंट के तौर पे काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन जवाबदार वो नहीं है, जवाबदार तो प्रिंसिपल है। अरे मेरी नॉर्मल सी कहानी को समझ, नॉर्मल एजेंट में भी प्रिंसिपल जवाबदार होता है, जो अडल्ट होता है वो भी। ये एजेंट है, ये उसका मालिक है, इसने कुछ भी गड़बड़ किया मरना तो इसको ही है, समझ रहे हो? एजेंट के केस में जवाबदार हमेशा कौन होता है? प्रिंसिपल ही होता है, मालिक ही होता है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, माइनर और अडल्ट ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो अडल्ट जवाबदार है, माइनर तो बोल जाएगा मैं क्या करूं, मैं नहीं दूंगा। तुम माइनर हो, तुम मेजर हो, ये दोनों भाई मेरे पास आए, बोले सर इसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को 4 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए। इसको माइनर को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए। बोले देख, मैंने पहले ही बोल दिया मैं बैंक हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई देख, इसको जानता नहीं हूँ मैं, ये तो बच्चा है अभी। बोले सर आप क्या चिंता ले रहे हो, मैं साइन कर रहा हूँ ना। ये तो होशियार निकला, इसने लोन चुकाने से मना कर दिया इसको। बोले नहीं चुकाऊंगा, जो करना है कर ले। 1 करोड़ का ये मना कर गया, ये 25 लाख लिया इसने मेरे से उधार। बोले सर वो तो मना कर रहा है, वो तो नहीं देगा, मैं मेरा 25 लाख देने तैयार हूँ। मैंने कहा भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो माइनर है मेजर है, तू मेजर है ना, तू भर उसका भी पैसा। बोले मैं कहाँ से भरूँ, मेरे पास थोड़ी है। तो तूने साइन क्यों किया? तू अडल्ट है, तू ही भरेगा, मैं तो नहीं मानूंगा। मेरा माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अडल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो तू गारंटर बन गया एक तरह से। ला तू दे मेरे को पूरा पैसा। बोले सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं आएगा, वो थोड़ी देने वाला है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को 1 करोड़ 25 लाख पूरा चाहिए। गारंटर में क्या है यार, गारंटर में क्या बोलने का भी? अगर माइनर की गारंटी किसी और ने दी है तो माइनर को तो पकड़ सकते ही नहीं हो। पकड़ो उसकी गर्दन, ए ला रे पैसा ला। गारंटर हुई है उसी को पकड़ने का, क्योंकि मेजर में उसी को पकड़ते हैं। लायबिलिटी फॉर द टॉर्ट्स, माइनर ने कुछ लोचा लफड़ा किया, टॉर्ट सिविल रॉन्ग, तो उसको दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सर माइनर मर्डर भी करेगा तो चलेगा, फिर नहीं चलेगा रे, माइनर मर्डर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको डाला जाएगा जेल वेल में, जेल मतलब बच्चों वाली जेल, बड़ी वाली नहीं, बच्चों वाली जेल में डाला जाएगा, बाल सुधार केंद्र में। लायबल फॉर टॉर्ट्स, बाय टॉर्ट मतलब क्या होता है? उसने कोई भी सिविल रॉन्ग किया है, कुछ भी गलत किया है, ऐसा नॉर्मल। मान लो फॉर एग्जाम्पल सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, जवाबदार है वो, क्यों गलत करा बे तूने, ठीक है। हाँ ये जरूर है, माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस द टॉर्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा है तो लायबल नहीं है। टॉर्ट ऐसा कुछ है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, ब्रीच मतलब तोड़ना। टॉर्ट ऐसा कुछ है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है तो लायबल नहीं है। बट नॉर्मल है तो लायबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है। अपन एक बार चेक करते हैं यहाँ पर। तू माइनर है, एग्जाम्पल तू माइनर है, वो बेचारे मेजर है, तो एक काम कर उसकी गाड़ी की कांच तोड़ दे, तेरा तो कुछ उखाड़ नहीं सकता नहीं है वो, तोड़ दे कांच, तोड़ सकता है, जान पूछ के तोड़ सकता है, तोड़ के दिखा, तू जवाबदार हो जाएगा। तूने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, बट तू जहाँ, ऐसे तो माइनर क्या करेगा, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के घर सब तोड़ के आ जाएगा और उसको बोलेंगे अरे मैं तो जवाबदार ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता। माइनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स, उसने कुछ गलती करा है तो लायबल है, उसको सज़ा मिलेगी। बट वो ये जेल वाली सज़ा तो मिलने से नहीं बेचारे को, ठीक है। ऐसे तो माइनर क्या करेगा, किसी के भी जाएगा तोड़ के फोड़ के आ जाएगा। बोले टीवी, बाजू वाले की टीवी पसंद नहीं, तोड़ दी, उखाड़ो जो उखाड़ना है, मैं तो वैसे लायबल नहीं हूँ। अगर ये बात माइनर को पता चल जाए ना तो दुनिया, देश के सारे माइनर सड़कों पर उतर जाएंगे, दे धड़ाधड़ तोड़ो,
लोगों की गाड़ियाँ तोड़ो, लोगों के घर तोड़ो, लोगों को तोड़ो, सबको तोड़ो। आंसर इज माइनर इज लायबल फॉर द सिविल रॉन्ग। अब आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? पागल व्यक्ति। ये अंकल दिख रहे हैं? ये अंकल अभी फिलहाल पागल है। पागल मतलब पागल। पर्सन साउंड माइंड का कब बोला जाता है? जब उसमें इतनी अक्ल है कि वो डिसीजन ले सकता है, जजमेंट ले सकता है अपने भले के लिए। जब उसमें इतनी अक्ल ही नहीं है कि जजमेंट ही नहीं ले पा रहा है, तो वो अनसाउंड है। साउंड और अनसाउंड में बहुत फर्क है। साउंड का मतलब जिसमें अक्ल चल रही है, जिसके होशो आवास में। अनसाउंड मतलब जो पागल है, जिसमें अक्ल ही नहीं है। सर और कैसे अक्ल नहीं होती? सर दारू पिया हुआ है, पिया हुआ आदमी, उसमें अक्ल होती है कभी? वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या साइन कर रहा है, उसको अक्ल है अभी? वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसके ब्रेन काम नहीं कर रहा उस वक्त उसका। कोई भांग पिया हुआ है, अगेन कुछ कर सकते हैं बेचारे का, उस समय उसमें अक्ल ही नहीं है, वो तो साइन कर देगा दे देड़ा दे। तो वो साउंड नहीं है उस वक्त, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। इसका मेरे को आवाज़ म्यूट करना पड़ेगा। आपको ये वाला एपिसोड याद है? देखा था कभी लाइफ में? अरे ये तो बहुत वो है रे, कितना आगे देखना पड़ेगा मेरे को उस चक्कर में। ये वाला था आई थिंक। बताओ जरा, क्योंकि मैं इसके ऊपर वॉइस नहीं चालू कर सकता, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर हुआ क्या है। ये आदमी पिया हुआ है पूरा का पूरा। ये जो एक्ट उस बंदे के द्वारा किया गया था वो वैलिड है क्या? भिड़े ये बिस्किट रख सकता है? क्या भिड़े ये बिस्किट रख सकता है अपने पास? नहीं रख सकता है? यस रख सकता है सर। नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता है? क्यों नहीं? सामने मैंने ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ही हूँ, मैंने दे दिया तुमको। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमको खुश होकर ये लो 10,000 रुपये मेरी तरफ से रखो, रख सकते हो तुम? अगर मैं मेरे पूरे होशो हवास में हूँ तो भी दे रहा हूँ तो तुम रख सकते हो। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पिया हुआ हूँ तो तुम नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल ये वॉइड है, अनसाउंड माइंड के द्वारा हुआ रहा है। पिया हुआ था वो आदमी, नहीं चलेगा। दिस वॉज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ। अगला आता है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ। कोई व्यक्ति जो डिसक्वालीफाइड है कोर्ट के द्वारा। सर कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाइड वो कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा जो क्रिमिनल है, सरकार उसके ऊपर रोक लगा देती है, बोले इसके साथ कांटेक्ट नहीं करने का, क्रिमिनल आदमी है। कोई इंसॉल्वेंट है, उसके ऊपर कोर्ट रोक लगा देती है, बोले इसके साथ कांटेक्ट नहीं करने का, बेकार आदमी है। कोई एलियन एनिमी है, जिस देश के साथ अपना वॉर चल रहा है उस देश के साथ अगर अपन कोई व्यापार कर रहे हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, उसे एलियन एनिमी कहा जाता है। तो उसके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर है,
जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुए थे वो एक बार के लिए सस्पेंड हो जाएंगे जब तक वॉर चल रहा है। जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा तो फिर तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मना नहीं है। ठीक है, अभी जैसा भी आपने कुछ ऐसा लफड़ा कुछ किया है, कोई फॉरेन सोवरिन है, उसने भारत में किसी एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाहर बैठा हुआ आदमी है, ठीक है, उसने भारत में इसको एजेंट बनाया, इसके थ्रू आदमी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जनरली एजेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एजेंट की कोई भी करतूत में जवाबदार कौन होगा? अल्टीमेटली प्रिंसिपल। तो इस केस में वो तो बाहर बैठा है, वो तो जवाबदार होगा नहीं, लफड़े भारत में ये कर रहा है उसके ब्याह पर, तो हाथ खड़े कर देगा, सर मेरी गलती नहीं है, सर जाओ उसको पकड़ो। उसको कहाँ पकड़ने जाऊंगा मैं, तो बाहर रहता है, वो तो दूसरे कंट्री का आदमी है। तो ऐसे केस में जवाबदार कौन होगा? एजेंट। उल्टा है, एजेंट ने काम किया लेकिन जवाबदार तो एजेंट ही, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड था ये गलत काम करने में, बट फिर भी क्या, ले मर तू, अब तू कर। इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति को कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए अगर ये कुछ गलत काम कर रहा है तो, क्योंकि एट दी एंड ये तो हाथ खड़े कर देगा, बट कोर्ट कहता है बोले हम करने नहीं देंगे ना, हम करवाएंगे इससे, एजेंट को जवाबदार ठहराएंगे ऐसे केस में, क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए इंसॉल्वेंट कंपनी कभी भी अपने एमओए के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के सारी जो पावर्स होती है, जो लिखी हुई है, बोले ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, इतना कैपिटल हो सकता है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। कंपनी उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी काम नहीं कर सकती। कंपनी अगर उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी काम करती है तो उसे कहते हैं वॉइड, वो अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस। तो ऐसे केसेस में कंपनी के बिहाफ पर उसके जो एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर्स है, वो भी ये काम नहीं कर सकते एमओए के बियॉन्ड जाकर, ठीक है। तो ये डिस्क्वालीफाइड था। अब आता है सेक्शन नंबर 14। अब याद कैसे करना है, अब मैं पहले तो वो सेक्शन लर्न करवा देता हूँ। 10 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स था, 11 के अंदर बच्चा था, 12 के अंदर पागल था, 13 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन और कंसेंसस एड इडम। 13 के डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है एक्चुअली, डिस्क्वालिफाइड और साउंड दोनों ही 12 नंबर में है, डिस्क्वालिफाइड और साउंड दोनों ही 12 नंबर में है। 13 के अंदर कंसेंसस एड इडम बताया था मैंने, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, दोनों जने वैसे ही सोचने चाहिए जैसा कॉन्टेक्ट में लिखा हुआ है, जो ऐसा तुम लोग समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोतल बेचना चाहता हूँ, ये चाहता है कि भैया ये बोतल है, वो तो फर्क है दोनों बोतलों में, ये कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कंसेंसस एड इडम नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेंसस एड इडम नहीं है मेरे भाई। कॉन्सेंसस एड इडम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ द माइंड, दोनों ही वही सोच रहे हैं, वही समझ रहे हैं। यस, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों ही एक ही मुद्दे पे एग्री हो रहे हैं, दोनों ही सेम सोच से एग्री हो रहे हैं कि मैं भी सोच रहा हूँ यही बोतल बेचूंगा, ये भी सोच रहा है यही बोतल मेरे को मिलने वाली है, ये सेम थिंग सेम सेंस हुआ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मतलब आप बेवकूफ़ हो। अब आता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है 4, देखो ये यहाँ पे क्या, फ्री, एफ से 14 याद रखने का, एफ से 14, एफ 14। सेक्शन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट हैज नॉट बीन कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। अगर कोई भी कंसेंट जो मैंने लिए, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी बेचोगे, ये मैंने उससे पूछना चाहता हूँ, मैं ऑफर दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा, बट मैंने इसको डरा धमका के कोई काम किया है तो कोयर्सन में आ गया, वो फ्री नहीं था। इसका मतलब फ्री मतलब कोई दबाव नहीं है रे तेरे ऊपर, तू आराम से, ना तेरे साथ कुछ गलत हुआ है ना कुछ, तो वो फ्री है। इनमें पांचों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो गई बेचारे के साथ तो वो फ्री नहीं कहलाती है। तो ऐसे केसेस में वो हो जाता है वॉइडेबल। क्या हो जाता है? वॉइडेबल। सर वॉइडेबल कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 19 में लिखा हुआ है। 15, 16, 17, 18 के अंदर कुछ भी हुआ तो वॉइडेबल है। वॉइडेबल में क्या होता है? कोई एक पार्टी केस ठोक सकती है, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है? केस ठोक सकती। किसके ऊपर ठोक सकती है? दूसरी पार्टी के ऊपर। जैसे मैंने ऐसे किया तो इसमें नुकसान किसका है? मेरा या इसका? इसका।
है ना, तो ये केस ठोक देगा मेरे ऊपर। मैंने बोला तेरी गाड़ी मेरे को बेचेगा कितने, 10,000 रुपये में बेच दे। बोले ठीक है ले जाओ जाओ। मैंने डराया धमकाया, नुकसान हो गया बेचारे का, तो ये मेरे ऊपर केस ठोक देगा, वॉइडेबल है। अब लिखा हुआ है कोएर्सन, क्या लिखा हुआ है, कोएर्सन, सेक्शन नंबर 15। व्हाट इज दिस कोएर्सन? सर कोएर्सन का मतलब क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो कर दिया या तुम उसको धमकी दे रहे हो कर दूंगा। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, आईपीसी की धारा के अंदर उसको प्रोहिबिट किया हुआ है। या फिर फॉर एग्जांपल तुमने अनलॉफुल डिटेन करके रखा किसी व्यक्ति को, कब्जा करा उसके ऊपर, मतलब मान लो उसको किडनैप करके रख लिया, या तुमने उसकी किसी वस्तु को डिटेन करके रख लिया, वस्तु, ठीक है, तो कहा जाता है कि तुमने कोएर्सन किया उसके साथ। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको बोलूँगा तूने अगर तेरी गाड़ी नहीं भेजी तेरे को गोली मार दूंगा, ऐसे बोला मैंने, उससे पीछे डरा हुआ है गोली के डर से, मेरे को गाड़ी बेच देगा। ये चाहता था गाड़ी बेचना नहीं, बट फिर भी बेची ना, क्योंकि इसके ऊपर कोएर्सन अप्लाई हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन, अ मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट, मतलब मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा, ये कोएर्सन नहीं है। मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा तूने अगर ये नहीं करा तो, ये कोएर्सन नहीं होता। ये तो बोल सकते, क्या दिक्कत है? मारना, पीटना, डराना, धमकाना, किडनैप करना, ये कोएर्सन में आता है। मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा, दिस इज नॉट कोएर्सन, ये कोई कोएर्सन थोड़ी है, ठीक है। हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, नॉट ए कोएर्सन। तुमने किसी से ज्यादा ब्याज लिया, तुमने किसी से ज्यादा ब्याज लिया, ज्यादा प्राइसेस उसे चार्ज करी, दैट इज नॉट कोएर्सन। वो सामने वाला एग्री हो रहा है, वन डी इन्फ्लुएंस में मे भी आ सकता है, आगे आएगा, एग्जांपल दूंगा मैं। थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोएर्सन। तुम्हारी वाइफ ने तुमको बोला अगर मेरे को तुमने ये सोने का हार नहीं दिलाया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी, तुम डरे हुए हो, बोले नहीं करा तो हो जाएगा कुछ, तो तुम्हारा कंसेंट है, तुम दिलाना चाहते हो हार मन से नहीं, बट क्यों दिलाना पड़ रहा है? क्योंकि उसने तुम्हें धमकी दी है। क्या दी है धमकी? अगर तुमने मुझे नहीं दिलाया मैं फांसी पर लटक जाऊंगी। ये कोएर्सन कहलाता है। इवन तुमने सुसाइड का धमकी भी दिया ना, कोएर्सन है वो। देखो ये बंदा दिख रहा है, बंदूक लेके खड़ा है इसके सामने, ये बेचारी औरत रो रही है, चाहती तो नहीं है, लेकिन बंदूक के सामने क्या करे बेचारी, बंदूक के सामने क्या करे, देना ही पड़ेगा और क्या। कोएर्सन के अंदर सामने वाली पार्टी का नुकसान होना जरूरी है। तुमने उसके ऊपर कोएर्सन इसीलिए किया ताकि उसका कुछ नुकसान, उसका फायदा उठाने के लिए। प्रूव किसको करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि उसके ऊपर कोएर्सन हुआ है, किसके ऊपर हुआ वही प्रूव करेगा, और कौन करेगा? एग्रीव्ड पार्टी करेगी, एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोला मैंने? एग्री पार्टी क्या करेगी? केस तो करेगी, प्रूव भी करेगी कोर्ट के अंदर हुआ था। मैं तो बोलता हूँ मैंने करा ही नहीं सर, झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा आदमी है, मैंने तो इससे कंसेंट लेकर किया था पूरा का पूरा। ये बेचारा कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पर, तो कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला सुना देगा। कोर्ट बोलेगा अच्छा तुम तो सही बोल रहे हो, तुम झूठ थोड़ी बोल रहे हो, बट इसने प्रूव कर दिया सर देखो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है मेरे पास, तो प्रूव इसने कर दिया, तो मैं फंस गया फिर तो। समझ रहे हो कोएर्सन क्या हुआ? कोएर्सन का मतलब डराना, धमकाना, मारना, पीटना, किडनैप कर लेना, किडनैप छोड़ो इंसान का भी, वस्तु का भी। सुसाइड का धमकी देना भी इज कोएर्सन, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है अगर उन लोगों में कुछ ऐसे रिलेशंस है, ठीक है, उन लोगों में कुछ ऐसे रिलेशंस है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन उसकी विल को, उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सकता है और उसका अनफेयर एडवांटेज उठा सकता है। सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। डोमिनेट मेन वर्ड है, रिलेशन सबसिस्ट करना मेन वर्ड है, और अनफेयर एडवांटेज मेन वर्ड है। एवरीथिंग प्रॉपर, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना, ये वर्ड तुम्हारे आंसर में आने चाहिए तो तुमको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? उन लोगों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी
कोई एक पार्टी दोनों में से डोमिनेट कर सकती है उसकी विल के ऊपर और उसका एक गलत एडवांटेज उठा सकती है, अनफेयर एडवांटेज उठा सकती है। चलो समझाते हैं। तुम्हारे चाचा जी ने तुमको बोला, बेटा मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, बेटा गाड़ी दे देगा क्या तेरी, मेरे को खरीद लेता हूँ। तो बोला अरे चाचा जी ले जाओ ना, ऐसे ही ले जाओ, कोई बात नहीं सर, चलेगा कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा मेरे को खरीदना है लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। बोले अरे आपको कितना देना है? बोले मेरे को तो बेटा 50,000 ही दे सकता हूँ मैं। बोले कोई बात नहीं 50,000 में ले जाओ, जाओ। गाड़ी थी 5 लाख की, कितने में ले ली चाचा जी ने तुमसे? 50,000 में। तुमको क्या बना दिया उन्होंने? उल्लू। और तुम बन भी गए। तुम क्यों बने? क्योंकि चाचा जी थे। ये अननोन पर्सन है। कौन फाइनल वाला? 1:45 में बुलाया, 2 बजे। क्या बोला मैंने? ये तुम जानते नहीं हो, ये अननोन पर्सन है। इसको 5 लाख का माल 50,000 में बेच पाओगे? बेचोगे? नहीं बेचोगे। इसको 5 लाख का माल ज़्यादा से ज़्यादा 4:45, 4:50 तक बेच दोगे, और क्या। चाचा जी को कितने बेची? 50,000 में। क्यों बेची? क्या कारण था उसके पीछे? क्योंकि वो चाचा जी हैं, उनका तुम्हारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस था। तुम तो बेचारे बच्चे हो, और उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि तुम बेचारे ठगा गए। बोले क्या यार इनसे क्या ही लेना, अभी छोड़ो ना, अपने घर के ही आदमी है ना। एक टीचर तो मैं तुम्हारी दुकान पे आया, तुम्हारी दुकान पे मैंने कहा यार ये बेटा वो साड़ी खरीदने का था मेरे को, तुम्हारी साड़ी की दुकान है, 5,000 की साड़ी। अरे सर आप क्या दोगे? सर नहीं आपसे पैसा नहीं चाहिए सर, कोई बात नहीं, कोई पैसा नहीं, नहीं 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 आपसे पैसा नहीं लूँगा, तुम स्टूडेंट हो। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा पैसा तो लेना पड़ेगा। चलो आपकी जो इच्छा है वो दे दो, बस छोड़ो कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है। मैंने 1,000 रुपये दे दिए, 5,000 की साड़ी के मैंने 1,000 रुपये दे दिए। तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया कि 5,000 की साड़ी का 1,000 दे दिया? नॉर्मल कस्टमर के साथ करते तुम? नहीं। मेरे साथ क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि सर आप टीचर हो, हम आपके सामने बोल नहीं पाते, डरते आपसे। आपका हमारे ऊपर उपकार है, एहसान है, डोमिनेट करते हो आप हमारी विल को। आपकी इच्छा के सामने मतलब तुम्हें तुम्हारी इच्छा को दबाना पड़ रहा है। 5,000 मांगना चाहते हो लेकिन मांग नहीं पा रहे। सामने वाले में इतनी ताकत थी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। एम्प्लॉय को डर रहता है मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो फ़ायदा उठा लेता है उसका। डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर को पता है बुढ़िया के पास 5 करोड़ की संपत्ति है, ये बुढ़िया के पास 5 करोड़ की संपत्ति है, इलाज तो मैं ही कर रहा हूँ, कोई आने वाला तो है नहीं इसके बच्चे बच्ची। उसने अपने नाम पे ज़मीन करवा ली, बोले 5 करोड़ की एसेट मेरे नाम पे कर दो, तो मैं तुमको पूरी ज़िंदगी अच्छे से इलाज करूँगा तुम्हारा। अब बुढ़िया जी क्या करे, जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन करना ही पड़ेगा। कोई मारा पीटा थोड़ी है उसको, डॉक्टर ने मारा उसको, कुछ गलत बोला उसको? कुछ भी नहीं बोला, बेचारे ने सिर्फ इतना सा बोला मेरे नाम पे कर दो इलाज कर दूंगा। कुछ बोला गलत? कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसमें इतनी ताकत थी, उसका रिलेशन ऐसा था, अपेरेंट अथॉरिटी उसके अंदर, कि वो सामने लगे विल को डोमिनेट कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये अंडर इन्फ्लुएंस का पार्ट है। माइनर को किसी के ऊपर केस करना है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसका नुकसान हो रहा है तो कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मान लो ये तुम्हारा हिस्सा खा गया, तुम माइनर हो, ये तुम्हारा हिस्सा खा गया तो तुम कर देना। क्लियर है यहाँ तक? अंडर इन्फ्लुएंस समझे क्या होता है? तो इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आने का, ईमानदारी से कांटेक्ट करने का। और बाई चांस आ गए तो फिर तुम केस ठोक सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 16 कि सर हमारा गलत फ़ायदा उठाया गया था। फिड्यूसरी रिलेशनशिप होना चाहिए। फिड्यूसरी मतलब ट्रस्ट, फिड्यूसियरी का मतलब होता है ट्रस्ट। फिड्यूसरी का मतलब होता है ट्रस्ट, आपस में कोई ट्रस्ट का रिलेशन। जैसे डॉक्टर हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो गए, फादर सन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, इनमें क्या डॉक्टर उनका रिलेशन होता है एक अच्छा।
इस वजह से बेचारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करेगा तो लफड़ा तो होना ही है। ठीक है, बस यही है और क्या। अनकंसाइनेबल बार्गेन मतलब कोई ऐसा बार्गेन आपने किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मनी लेंडर है, उसने तुमसे 10,000 रुपये ब्याज मांगा, 10%, लाख रुपए के ऊपर 10% हर महीने बोला, 10,000 ब्याज भरने का, 1,00,000 के ऊपर 10%, इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। तुमको पैसे की ज़रूरत थी उस वक्त, तुम्हारे घर में इलाज कराना था किसी का, इसलिए तुमने लेके आ गए, लेकिन तुम कोर्ट में केस डाल दो, कोर्ट के अंदर केस डाल दो कि सर मेरे साथ इन्होंने दबाव मारा है, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी इसलिए इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्याज लिया, नॉर्मल ब्याज लेंगे तो चलेगा। तो कोर्ट बोलेगा भैया नॉर्मल ब्याज 2% है, तुमने 10% कैसे लिया? सामने ऊपर दबाव डालना चाहते हो तुम, बच जाएगा तुम्हारा पैसा। भले ही तुमने ले लिया एक बार के लिए पैसा, तो भी तुमको देना तो 2% ही पड़ेगा। केस ठोकने की ताकत चाहिए। बोले मेरे ऊपर दबाव मारा था सर, उस समय मेरे घर में ऐसा लफड़ा हो गया था, मर रहा था बेटा बेटी जो भी है, उसके चक्कर मैंने लिया, भी क्या करूँगा। तो कोर्ट में तुमने प्रूव कर दिया अगर, तो फिर तुम्हारा फायदा। ठीक है, हाँ प्रूव किसको करा? प्रूव तो उसी को करना पड़ेगा जिसके साथ बेचारे के साथ गलत हुआ है। फ्रॉड, आहा, फ्रॉड का मतलब होता है 17, सेक्शन नंबर 17 बोले तो खतरा, खतरा बोले तो फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब तुम समझते ही होंगे, तुमने सामने वाले को जानबूझकर, तुम्हारा इंटेंशन था इसको धोखा देने का, इंटेंट टू डिसीव, मेन वर्ड इंटेंट टू डिसीव। फ्रॉड का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट किया गया है पार्टी के द्वारा जिसके अंदर कहीं ना कहीं तुम कुछ इमोरल कर रहे हो, कुछ इलीगल कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा सामने वाले के ऊपर कुछ गलत नुकसान करने का तुम्हारा मोटिव है उसका। सर ये कैसा फ्रॉड है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ये भाई मेरे को ये टीवी बेच रहे हैं, ये भाई ये मेरे को टीवी बेच रहे हैं, मैंने बोला मेरे ये टीवी 24 घंटे चलेगा, ध्यान रखना। अरे सर 24 घंटे क्या, आप पूरी 365 दिन 24 घंटे चलाओ, कुछ नहीं होगा इस टीवी को। जबकि अंदर अंदर इसको पता था कि 4 घंटे से ज़्यादा चल नहीं सकता, 4 घंटे से ज़्यादा अगर ये चल गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसको पता था ये बात, बट फिर भी इसने माल बेचने के लिए मेरे को क्या बोला, उल्लू बनाया। बोला अरे सर कुछ नहीं होता है, झूठ, मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे को धोखा देना चाहता है, ये फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है। सामने वाले को तुम वह फैक्ट बता रहे हो जो तुम्हें खुद को पता है कि ये तो सही है ही नहीं। यू आर सजेस्टिंग अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, एंड यू ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट ट्रू, बट यू मेक हिम बिलीव दैट दिस इज ट्रू। तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है, बट तुम सामने वाले को ये बिलीव करवा देते हो कि ये सच है। टीवी 24 घंटे नहीं चल सकती है, तुम्हें पता था ये सच नहीं है, लेकिन तुमने सामने वाले को बोला नहीं ये तो सच है, 24 घंटे चल सकती है, ये फ्रॉड है। सामने वाले को डिसीव करने का, तुमने कोई बात छुपाई जो बहुत जरूरी थी बतानी। ये मोबाइल बोले सर आधे घंटे से ज़्यादा चार्ज होता है तो ब्लास्ट हो सकता है। मेरे दिमाग में तो पॉइंट आया नहीं, मैंने बताया भी नहीं, तुमको पूछा भी नहीं, ये ब्लास्ट हो गया। गलती किसकी, तुम्हारी कि मेरी? आपकी। सर आपको पूछना चाहिए था। आंसर इज नो। ये बहुत बड़ी बात थी, तुमको मुझे बताना चाहिए था सामने से। इसे कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कोई भी दुकानदार बेचते वक्त तुमको बोलता है कवर खरीद लेना, वो कॉमन सेंस है, वो तुमको खरीदना चाहिए, वो बोलेगा नहीं। बट ये तो जानलेवा चीज़ थी ना, चार्ज ज़्यादा करोगे तो मरोगे तुम, ये तो बताना चाहिए था सर। सर आप चाहो तो इसको आधा घंटे ज़्यादा चार्ज करो फिर बम बना के फेंक दो, ये तो तुमको बताना चाहिए ना। उड़ भी जाओगे सर साथ साथ में थोड़ा। सर ये चश्मा अगर ज़्यादा देर तक पहनोगे तो आंखें अंधी हो जाएगी, ये बताना पड़ेगा भाई, सामने वाले को थोड़ी पता है। ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, सच्चाई का छुपाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नॉलेज तुमको होना चाहिए था। क्योंकि अगर ये बात नहीं पता, तुमको थोड़ी पता, तुम तो ये बोलोगे तो सच्चाई है। तो ये सब फ्रॉड है। सामने वाले को तुम डिसीव करना चाहते हो, डिसीव का मतलब मैंने बोला भाई फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। क्या साइलेंस फ्रॉड है? आंसर इज नो, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तुम कोई बात मुझे नहीं बताते हो तो वो गलती
फ्रॉड नहीं कहलाती है। सुनो ध्यान से, ये बॉटल है, इसमें अंदर छेद है, तो ये बॉटल की जांच पड़ताल करना मेरी ड्यूटी है। तुम सामने से सर छेद है बोतल में, खरीदोगे क्या? अरे बेवकूफ, ये थोड़ी बताएगा वो। इट इज योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। बट ये बॉटल में ठंडा पानी डालते ही फट यूं हो जाती है, ये तो बताना पड़ेगा, ये कंपलसरी था बताना। कई जगह पे आपका चुप रहना अमाउंट्स टू फ्रॉड। यूजुअली चुप रहना इज नॉट फ्रॉड, यूजुअली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तुम चुप हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम धोखा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चुप रह सकते हो। लेकिन अगर तुम जहां पे तुम्हें ड्यूटी थी वो बोलने की, वहां पे भी तुम बोल नहीं रहे हो, तो वो तुम्हारी गलती है। जहां पे तुम्हारी ड्यूटी थी बोलने की और फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो, तो तुम्हारी गलती है ना यार। इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक, बट स्टिल यू आर नॉट स्पीकिंग इन दैट, एंड दिस इज योर फॉल्ट। तो ये तुम्हारी गलती है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? हाँ, अभी आगे सुनो। ये कपड़ा खरीदने आए, ठीक है, तो ये ड्यूटी किसकी है? किसको चेक करे, ट्राई करे, पहने, ये ड्यूटी किसकी है? तुम्हारी। वो थोड़ी बोलेगा सर चेक कर लो, चेक करके पहन के जाना, ये वो थोड़ी बोलेगा, उसकी गलती थोड़ी। वो चुप बैठा था तो तुमने बोला ये तो फ्रॉड है। भाई फ्रॉड थोड़ी, उसने कुछ छुपाया नहीं तेरे से, चुप रहा था। इट इज़ योर ड्यूटी। बट हाउ एवर तुमने ऐसा पूछा कि भाई क्या ये कपड़ा कॉटन का है? वो चुप रहा, बोला ही नहीं। तुमने बोला अगर तुम चुप हो तो क्या मैं मान लूं कि ये कॉटन का है? वो फिर भी चुप रहा, तो तुम समझ लिए कि ये तो कॉटन का है, चुप ही है, कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूं तो भी। दिस इज फ्रॉड। जहां पे उसकी ड्यूटी थी बोलने की, वहां पे भी वो नहीं बोल रहा, तो वो फ्रॉड है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ और क्या। और अब आता है सेक्शन नंबर 18, जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती से मिस्टेक। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे, लेकिन तुम बोल रहे हो। अरे सर ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट तुम झूठ बोल रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल सर? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। You don't even know that you are telling झूठ, but you are telling झूठ। एग्जाम्पल देता हूं। तुम फॉर एग्जाम्पल किसी घर को खरीदने गए, ठीक है, तुमने बोला आई वॉन्ट टू परचेज दिस होम, इट इज़ वेरी नाइस। तुमने बोला यस यू कैन परचेज इट। फिर तुमने पूछा सर मैंने यहाँ पे कुछ सुना है कि भाई यहाँ पे कुछ भूत का लफड़ा है, कभी कभार आ जाता है रात को, ऐसा मूड होता है तो आ जाता है, ऐसा कुछ सुना है? सामने वाला नहीं कुछ नहीं सुना, ये तो गलत है। अब उसको खुद को ही नहीं पता है कि यहाँ पे सही में आता है। जो तुमको ऐसा बोल रहा है ना, उसको खुद को ही नहीं पता है कि यहाँ पे आता है, तो झूठ बोल रहा है। वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आता तो है, तो इसका मतलब सही भी नहीं बोल रहा है। जब तुम ऐसे दुविधा में फंस जाते हो ना, तो वो झूठ बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, गलती से मिस्टेक। दूसरा एग्जाम्पल, तुम किसी ऐसे बंदे के पास गए कोचिंग में, उसने बोला तुमको अरे आईसीआईसी में डायरेक्ट सेटिंग है, मैं आईसीआई के चेयरमैन को जानता हूँ, आईसीआई का चेयरमैन तुमको पास कर देगा विदाउट एग्जाम दिए। इज इट पॉसिबल? बिना एग्जाम दिए आईसीआई का चेयरमैन जो भी है वो तुमको पास कर देगा? सी की डिग्री तुमको कैसी मिल जाएगी? अगर वो ऐसा बोल रहा है तो फ्रॉड है। बिना एग्जाम दिए आईसीआई के चेयरमैन से सेटिंग है मेरी, ये है वो है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। पॉइंट को समझ। ये मोबाइल हीट होता है चार्जिंग करते वक्त। मैंने पूछा ये मोबाइल हीट होता है क्या चार्ज करते वक्त?
नहीं सर, कभी हिट नहीं होता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम झूठ बोलो, लेकिन ये होता है भाई, ये होता है, तुमने खुद नहीं चेक नहीं किया आज तक। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट फ्रॉड। हियर योर इंटेंशन इज नॉट टू डिसीव। यहाँ पे तुम्हारा उसको इंटेंशन नहीं डिसीव करने का, धोखा देने का। तुम्हारा यहाँ पर धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। इट वॉज नॉट योर इंटेंशन टू डिसीव। वॉट आई टोल्ड यू, क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला, जोर से बोलो। तुम्हारा यहाँ पे धोखा देने का नहीं था, उसको गलत झूठा से बोलने का, सॉरी उसका धोखा देने का। बट तुमसे बेचारे से हो गया, धोखा हो गया, अभी क्या करें। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन में फिर भी तुम बच जाते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ये गाड़ी एकदम टकाटक कंडीशन में, क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, खरीद लो। मैंने तुमको बोला, मुझे खुद को ही नहीं पता इसका इंजन खराब है, तो मैंने तो तुमको बोल दिया, तुमने मेरे बातों पे आके खरीद ली ये गाड़ी। मुझे तो खुद को ही नहीं पता ना यार, मुझे तो खुद को ही नहीं पता है कि गाड़ी का इंजन खराब था। तो मैंने जो बोला उससे तुम्हारा नुकसान हो गया, नुकसान हो, गलत तो हुआ है बेचारे के साथ। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट फ्रॉड। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। फ्रॉड कब होता, जब मुझे पता होता कि ये इंजन खराब है, फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इंजन खराब नहीं है, तो ये फ्रॉड है। मुझे खुद को ही नहीं पता है। बट तुम्हारा तो नुकसान हुआ है, तुम मेरे ऊपर केस ठोक सकते हो। जितना नुकसान हुआ उसकी मेरे को भरपाई देनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, वो अवॉइडेबल है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत एकदम थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। मतलब एक्चुअल कुछ खास ज़्यादा पता चलता नहीं है तुमको, बहुत ही थिन लाइन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में कि फ्रॉड कौन सा है। कोर्ट में तुमने प्रूव कर दिया कि मिस रिप्रेजेंट तुम बच जाओगे, फिर भी थोड़े हद तक फ्रॉड है तो तुम मर गए। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हुए इसमें। मिस रिप्रेजेंटेशन और ये मिस रिप्रेजेंट, जैसे ये 100 का माल तुमने 1000 में मैंने बेच दिया, दिस इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर गलती। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने खरीद लिया 100 का माल 1000 में, ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। इट इज़ योर ड्यूटी टू चेक कि ये माल कितने का है। दिस इज़ नॉट फ्रॉड, दिस इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने हायर प्राइसेस में बेच दिया तो तुम मूर्ख बन गए हो, फ्रॉड नहीं है तुम्हारे साथ। तुमको गलत बोलकर बेचा गया है, दैट इज फ्रॉड। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मिस रिप्रेजेंटेशन में फिर भी बचने के चांसेस है, फ्रॉड में बचने के चांसेस नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जिसना एक्चुअल फ्रॉड किया था तुम उसको फिर भी फंसवा सकते हो। मैं मान लो ये चश्मा बेच रहा हूँ, मैंने बोला ये अनब्रेकेबल है, तुम चिंता मत करो, ये वो सब करके देख लिया, मेरे को सामने वाले ने बोला था, मैंने तुमको बोल दिया, पता चले तो टूट गया, मैं तो फंस गया। मैंने तुमको बोल दिया, तब मैं तुमको लायबल हूँ, बट मेरे को वो लायबल है, तो अल्टीमेटली तुमको वो लायबल हो गया, काइंड ऑफ। तो तुम्हारे नुकसान की जो भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और से वापस भरपाई करवा सकता हूँ जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सो ये था कुल मिला के फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन तक का, सेक्शन नंबर 18 तक का। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर इसके आगे का पोर्शन करेंगे, जिसके अंदर अपन शादी करेंगे, व्यापार करेंगे, डिवोर्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एजे क्लासेस को यहीं फॉलो करते रहिए।